सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर आशीष भैया फ्रॉम एनआईटी भोपाल। आई होप आपकी पढ़ाई जो वो काफी अच्छी चल रही होगी। तो यार जेईई मेंस 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट काफी ज्यादा पास में आ चुका है और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं केमिस्ट्री 100 आउट ऑफ 100 मास्टर सीरीज। मेरा खुद केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल था। बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो, हर एक चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। केमिस्ट्री का एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटेगा, हर एक चीज इस सीरीज में कवर होगा। जैसे यदि मैं बात करूं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जितनी भी थ्योरी है, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज कवर होगी। मेरी बात पर यदि विश्वास नहीं है, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री में बेस्ट नोट्स ऑन इंटरनेट लगे हुए हैं, आप पहले उनको जाके देख लो, क्योंकि वही मैं यहां आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन फील होगा कि हाँ, सब कुछ पढ़ाया है। यदि आप मोल कॉन्सेप्ट को पहली बार पढ़ रहे हो तब भी समझ आएगा, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चीज का रीजन बताऊंगा। एंड इसके बाद यदि आप सिर्फ रिवीजन करने के लिए आए हो तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, कोई भी चीज मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। याद रखना, इसमें बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी कॉन्सेप्ट है कवर होंगे। लेकिन यदि आप 11th क्लास या फिर 12th क्लास के लिए भी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, बोर्ड्स के लिए, तो आप पढ़ सकते हो। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर देख लो, क्योंकि थ्योरी बिल्कुल सारी कवर होगी। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। यार मैं भी एक्साइटेड हूं, तुम भी पहली वीडियो के लिए एक्साइटेड हो कि भैया पढ़ाते कैसे हैं। तो सबसे पहले जेईई 2026 सिलेबस की बात करें, क्योंकि सिलेबस के दायरे में रहकर ही पढ़ाई करनी है और पूरा सिलेबस कवर करना है। तो आप जेईई मेंस का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया तरीके से। जेईई एडवांस का भी नोट्स में मैंने ऐड कर दिया है, जिससे आपको पता चले कि पढ़ना क्या है, पता चलता रहे। और इसके बाद ट्रेंड इनसाइट भी आप देख लो। यदि आप देखोगे तो मोल कॉन्सेप्ट से जेईई मेंस की यदि मैं बात करूं तो जेईई मेंस में 2025 में 29 क्वेश्चंस पूछे गए थे मोल कॉन्सेप्ट से। और यदि आप एवरेज देखोगे तो 1.53 बनता है पर शिफ्ट, मतलब एक शिफ्ट में 1.53 क्वेश्चंस, मतलब किसी किसी में एक आया होगा, किसी किसी में दो आए होंगे। तो ये तो कंफर्म है कि आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आएगा मोल कॉन्सेप्ट से। तो इस वीडियो के बाद आपके +4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। मैंने क्या किया है, ये जो पूरा चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जब आप डिवाइड करके पढ़ते हो तो मजा आता है, समझ भी आता है। सबसे पहले अपन मैटर एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक पार्ट है। एलिमेंट 2 में केमिकल फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होंगे। और एलिमेंट 3 में रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे। और एलिमेंट 4 में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे होंगे। इसमें अपन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम और जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है वो भी कवर करेंगे। मैं आपको पहले थोड़े से बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसको ये बेसिक्स आते हैं, टाइम स्टैम्प्स मैंने डाल रखे हैं, आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाना। तो चलो यार, अब सबसे पहले एलिमेंट 1 की बात करते हैं, मैटर एंड इट्स मेजरमेंट की। तो सबसे पहले यदि मैं मैटर की बात करूं तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट पोजेसेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको मैटर बोलते हैं। तुम अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें देख पा रहे हो सब कुछ मैटर है। मैं खुद एक मैटर हूं, क्योंकि मैं जगह घेरता हूं। तुम भी मैटर हो, ये मोबाइल, ये पेन, ये डिजिटल बोर्ड, हर एक चीज जो जगह घेरती है उसको मैटर बोलते हैं। इसके बाद यदि मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं तो देखो, आप सब बच्चे जानते हैं सॉलिड हो सकता है, लिक्विड और गैसेस हो सकते हैं। ये मैंने नोट्स में मेंशन कर दिए हैं, जिससे नोट्स बिल्कुल कंप्लीट रहें। बाकी आप नोट्स से ये पढ़ लेना कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्या होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2 और एक्स्ट्रा स्टेट है जो आप लोग नहीं जानते होंगे, और ये एनसीईआरटी में मेंशन है। और एनटीए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है इन 2 स्टेट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा, जो 4th स्टेट होती है प्लाज्मा। ये क्या होता है, देखो, यदि गैसेस को तुम हीट करोगे, हाई टेम्परेचर पर तुम हीट करोगे यदि इनको, तो होता क्या है, जो गैसेस होती हैं वो आयनाइज हो जाती हैं। मतलब जैसे एटम है तो एटम से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल जाते हैं, क्योंकि हीट करने पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज, मतलब आयंस आपके बन गए। तो ये जो आयंस है ये एक स्टेट फॉर्म करते हैं, उसी स्टेट को अपन प्लाज्मा बोलते हैं। मतलब ये आपका हाई टेम्परेचर पर बनेगा। जैसे यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो जब लाइटनिंग होती है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो गैसेस आयनाइज हो जाती है, तो उस टाइम पर ये प्लाज्मा स्टेट बनता है। इसके बाद यदि मैं 5th स्टेट की बात करूं तो वो है आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बिल्कुल प्लाज्मा स्टेट के अपोजिट होता है। देखो, प्लाज्मा कब बना था, जब हीट किया था। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तब बनता है जब तुम कूल करोगे। जब तुम बिल्कुल 0 डिग्री केल्विन पर, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स को ले जाओगे तो वो फ्रीज हो जाते हैं। मतलब तुम यहां तक समझ सकते हो कि जैसे अपन जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते हैं,
0 डिग्री केल्विन पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये भी फ्रीज हो जाते हैं, तुम ये समझ लो। तो इतने कम टेम्परेचर पर ये जो एटम होते हैं जो स्टेट फॉर्म करते हैं उसको अपन बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये आपका सबसे कम टेम्परेचर में बनता है, ये आपका हीट करने से बनता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं इनको अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड की यदि मैं बात करूं तो इसको यदि तुम मेल्ट करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड को वेपराइज करोगे तो ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और गैसेस को आयनाइज करोगे तो ये प्लाज्मा में हो जाएंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दोगे। प्लाज्मा को यदि तुम डी आयनाइज करोगे मतलब टेम्परेचर थोड़ा कम करोगे तो ये गैस में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस को कंडेंसेट करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड को फ्रीज करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, यदि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना है तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से यदि तुम्हें सॉलिड पर जाना है तो उसको तुम डिपोजिशन बोलते हो। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की यदि मैं बात करूं तो जो मैटर होता है ये 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, आपका प्योर सब्सटेंसेस एंड इसके बाद मिक्सचर्स। मिक्सचर भी आपका होमोजीनियस होगा, इसके बाद आपका हेट्रोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस में फर्दर सस्पेंशन आता है, और होमोजीनियस में आपका सॉल्यूशंस, पूरा अपन को चैप्टर ही पढ़ना है, और कोलाइडल सॉल्यूशन भी होते हैं जो कि अपन सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद प्योर सब्सटेंसेस में यदि मैं बात करूं जिनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, इसमें पहले एलिमेंट्स आते हैं और फिर कंपाउंड्स आते हैं, जैसे वाटर हो गया। एलिमेंट्स में आपके मेटल, मेटलर्ट्स और नॉन मेटल्स आते हैं। ये सब कुछ पूरी केमिस्ट्री के अंदर अपन को पढ़ना होता है, लेकिन बेसिक है आप सब जानते होंगे। साथ ही में बेसिक में मैंने यहाँ पे आपको 7 जो बेस फंडामेंटल SI यूनिट्स होती हैं वो भी मैंने रखी है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। इनको फंडामेंटल यूनिट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद जितनी भी यूनिट आपने पढ़ी है, कोई भी यूनिट ले लो, जैसे वेलोसिटी होती है तो डायमेंशनल फार्मूला LT-1 होता है, और जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो ये मीटर पर सेकंड है, ये कैसे आई, देखो लेंथ है इसमें और टाइम है, मतलब ये आपकी 2 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी हुई है। तो मतलब जो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो एक ड्राइव्ड यूनिट है, क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है। तो 7 फंडामेंटल है, बाकी जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं वो सारी की सारी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, मतलब फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनेंगी। ये SI प्रीफिक्सेस भी आपको याद रख लेने हैं, मैंने मेंशन कर दिए हैं आपके नोट्स में, इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं मैं। किलो याद कर लो, हेक्टो कर लो और डेका कर लेना। यहाँ पे आप डेसी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और पिकोमीटर याद कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही में मैंने यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर्स भी मेंशन कर दिए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे साथ आप आगे बढ़ोगे केमिस्ट्री में तो ये भी आपको याद होते जाएंगे, नोट्स में मेंशन कर दिए हैं जिससे आप पढ़ लो। तो अब एक्चुअली में आपका चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब अपन बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि 1808 में आई थी। देखो याद रखना, NTA जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री से भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस पूछता है, और देखो इतने सारे जेईई मेंस के पेपर हो चुके हैं, तो अब वो किसी भी प्रकार का कोई भी एक रद्दी सा सवाल बना के भी पूछ सकता है किसी भी थ्योरी वाले पोर्शन से। तो आपको पोस्टुलेट्स, उनके लिमिटेशंस बिल्कुल याद होने चाहिए कि हाँ क्या पोस्टुलेट था, क्या लिमिटेशन था। तो सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के यदि तुम पोस्टुलेट्स देखोगे तो ये 5 पोस्टुलेट्स हैं जो आपको पढ़ लेने हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है मैटर कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल एटम। ये पहला इनका पोस्टुलेट था, जो कि डेफिनेटली आगे गलत होने वाला है, क्योंकि एटम भी फर्दर डिविजिबल हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में। इसके बाद सेकंड जो है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट, ये भी आगे चल के गलत होगा, क्यों, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा एक कॉन्सेप्ट आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, मतलब सेम एलिमेंट के डिफरेंट मासेस आपके हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, H11, H12, H13, ठीक है। तो आपका सेम एलिमेंट है लेकिन मास जो है वो अलग है, और इन्होंने क्या बोला है, सेम एलिमेंट का जो मास है वो सेम होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा यदि आप देखोगे तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि अभी आप जब आप कैल्शियम और ऑर्गन देखोगे तो डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन दोनों का मास सेम होता है 40। इसके बाद जो फोर्थ पोस्टुलेट है, कंपाउंड्स फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, बिल्कुल सही है। जैसे आप ये रिएक्शन देखो, H2Cl2 के साथ कंबाइन हो रहा है तो 2HCl बन रहा है, ये आपका 1:1 में कंबाइन हो रहा है। जैसे N2 3H2 के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बना रहा है तो ये 1:3 में बना रहा है, तो फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। फिफ्थ की यदि मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बिल्कुल सही बात है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे वेस्ट होता है।
जो एटम होते हैं वो सिर्फ रीऑर्गेनाइज होते हैं, याद रखना, वो ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस की, तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो है फेल्स टू एक्सप्लेन गेल-यूजैक्स लॉ। ये क्या है अभी डिटेल में आगे समझ में आ जाएगा जब अपन गेल-यूजैक्स लॉ पढ़ेंगे इन केमिकल, जब कॉम्बिनेशन लॉस पढ़ेंगे तब वहां पे। इसके बाद सेकंड यदि आप देखोगे, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो यहां पे क्या बोला था, मैटर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, तो इन्होंने मॉलिक्यूल्स के बारे में तो बात ही नहीं की थी, क्योंकि अभी जब आप गैसेस देखोगे तो गैसेस जो होती हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। जैसे H2 होता है, वो H सिंगल H नहीं होता, उसमें H2 से मिलकर बनता है पूरा पूरा हाइड्रोजन गैस, यदि आप देखोगे। इसके बाद यदि मैं तीसरी की बात करूं तो आइसोटॉप्स की तो बात कर ही ली है, एंड आइसोबार्स की भी अपन ने बात कर ली है। ये देखो, ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, ये भी आप थोड़ा सा देख लो। इन्होंने बोला है एज पर द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेटमेंट compounds are formed when atoms of different element combine in any ratio is incorrect। तो डेफिनेटली ये इनकरेक्ट ही है। क्यों? क्योंकि अपन को भी पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब उस पोर्शन पर आ गए हैं जहां पर एक्चुअली में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन किन किन में होती है? देखो, उनको एटॉमिक मासेस में ये एएमयू क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास, ये बहुत प्रकार के मासेस है ना, ये समझ नहीं आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे ये आपके मासेस, और आप न्यूमेरिकल भी बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो देखो यार, सबसे पहले ना आप लोग बस एक चीज को बढ़िया तरीके से समझ लो, तो ये सारी की सारी जो टर्म्स है वो समझ में आ जाएंगी। और वो क्या है? वो है आपका मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सबसे पहले देखो, आप लोगों को पता है कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 12, 13, 14। 12 ही क्यों लिया? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है, इसलिए। साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, कार्बन 12 एटम जो है उसका मास कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल प्रिसाइसली, एक्यूरेटली, कार्बन 12 का मास। और वो कितना निकला? 1.992646879 मल्टीप्लाई 10⁻23 -23। तो ये मास कैलकुलेट कर लिया ग्राम में कि हाँ, कार्बन 12 जो है उसका मास इतना होता है एक एटम का इन ग्राम्स। फिर बाकी जितने भी मासेस हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके जो मासेस हैं उनको कार्बन 12 से रिलेट कर दिया, रिलेटिव कर दिया। रिलेटिव क्यों कर दिया? क्योंकि इतना बड़ा फिगर लिखने की जरूरत नहीं है हर जगह, कि जैसे यदि तुम हाइड्रोजन का मास है बहुत कम होगा एटम का, ऑक्सीजन का जो एटम है उसका मास बहुत कम होगा, तो क्या किया, इस कार्बन 12 के मास का 12th पार्ट जो है उससे रिलेट करके एक छोटा सा नंबर निकाला जिसको हर जगह लिख सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है यदि, तो ऑक्सीजन का मास अपन पढ़ते हैं 16 होता है, तो क्या 16 ग्राम होता है? नहीं, ये 16 AMU होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 16 AMU जो है ना, इसका क्या मतलब है, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो बहुत सिंपल तरीके से हर एक चीज आप समझ सकते हैं। जो एटॉमिक मास नंबर है वो क्या है, मास ऑफ दैट एटम, मतलब जैसे ऑक्सीजन का निकाल रहे हो तो उसका मास डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम का जो मास है वो, मतलब इस मास का 12th पार्ट निकाल देना, उससे डिवाइड करोगे तो एटॉमिक मास निकल आएगा। 1 AMU क्या होता है, मास ऑफ कार्बन 12 जो कि निकल आया है उससे 12 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 1 AMU होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जैसे हाइड्रोजन जो होता है तो इसका मास होता है 1 AMU। 1 AMU का क्या मतलब है, 1 मल्टीप्लाई AMU जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12, ये होता है, यहाँ पे ग्राम में ये निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल और केवल आइसोटॉप्स के लिए डिफाइन है, क्योंकि यदि आप देखोगे तो आपका जो कार्बन 12 है और कार्बन 13 हो गया, कार्बन 14 हो गया, इनका जो एटॉमिक मास है तीनों का वो अलग अलग होगा। तो अलग अलग ना करके अपन एवरेज डिफाइन कर देंगे कार्बन, मतलब इन आइसोटॉप्स के लिए। सेम हाइड्रोजन के लिए हो गया, सेम क्लोरीन की भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, आइसोटॉप्स के केस में एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए अपन ये जो आइसोटॉप्स है इनका नेचर में अकरेंस देखते हैं कि कितना, कौन सा लाइक परसेंटेज ऑफ अकरेंस होता है नेचर में। जैसे सबसे ज्यादा कार्बन 12 का होता है, फिर ये थोड़ा 1.1% होता है, और कार्बन 14 नेग्लिजिबल होता है। तो एक बार तुम्हें परसेंटेज ऑफ अकरेंस पता चल जाए, जैसे लेट्स अज्यूम इसका x1 है, इसका x2 है, इसका x3 है,
ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक मास होगा A1 वाले का मल्टीप्लाई करेंगे उसके अक्रेंस से, प्लस इसका जो मास होगा A2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके अक्रेंस से, प्लस A3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके अक्रेंस से और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, या फिर तुम समेशन x भी बोल सकते हो क्योंकि समेशन x तो 100 ही होगा। तो वही है यहाँ पे समेशन AX है डिवाइडेड बाय समेशन x जो कि आपका 100 ही होगा। तो इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट होता है फॉर आइसोटोप्स। अब इसके बाद बात करते हैं मोलर मास की। तो देखो यार, मोलर मास में ऑलरेडी मोल जो है वो मेंशन है। तो मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है जैसे वाटर है, तो जब तुम वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल जो है उसका मास निकालोगे तो वो वाटर का मोलर मास हो जाएगा, याद रखना। अच्छा, इसके बाद यदि मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात करूं तो देखो, जब एटम के केस में, मतलब जैसे कोई भी एलिमेंट है, यानी तुम्हारा कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट एग्जाम्पल ले लो, ऑक्सीजन है, तो जब तुम 1 मोल ऑक्सीजन लोगे, 1 मोल, और ग्राम में उसका तुम मास लिखोगे, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का जो मास होगा इन ग्राम, उसको अपन बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, यहां पर देख सकते हो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट सेम इज द एटॉमिक मास बट रिटर्न इन ग्राम्स। ठीक है ना, तो जो आपका एटॉमिक मास था लेकिन इसको तुम ग्राम में लिख देना और 1 मोल ऑफ एटम्स का करना। जैसे मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कार्बन है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12U होता है। तो यहां पे तुम क्या करो, U को हटा दो और यहां पे G लगा दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ये होता है एलिमेंट के केस में। वहीं पे यदि आपका मॉलिक्यूल आ जाए तो उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे मॉलिक्यूल में तुम ले लो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे H2 है, ये मॉलिक्यूल है। देखो हाइड्रोजन जो है H, ये आपका एटम है, लेकिन H2 आपका मॉलिक्यूल है। तो जब तुम 1 मोल H2 मॉलिक्यूल लोगे, उसका जो मास होगा इन ग्राम, उसको तुम बोलोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये बिल्कुल सेम होता है आपका मॉलिक्यूलर मास का, लेकिन बस U हटा के ग्राम लिख दो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका 44U होता है आपका क्या, मॉलिक्यूलर मास, लेकिन यदि तुम U को हटा के G कर दोगे तो वो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसके बाद बात करते हैं इक्विवेलेंट मास, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। लेकिन सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है। जब ये मोलर मास वगैरह नहीं था तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले इक्विवेलेंट मास को ही डिफाइन किया था। तो सोच सकते हो ये कितना सरल होगा, क्योंकि ये पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि तुम इक्विवेलेंट मास को देखोगे तो सबसे पहले आप लोग ये चीज समझो कि सबसे ज्यादा जो रिएक्शन तुम लोगों को देखने को मिलेंगी वो या तो एसिड की होंगी, मतलब आप H+ से डील करोगे, या फिर आपकी बेस की होंगी, मतलब OH नेगेटिव से डील करोगे, या फिर हैलोजन के साथ आपको मिलेगी। ठीक है, जिसमें आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। तो जो इक्विवेलेंट मास है वो कैसे डिफाइन किया गया, मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, वो ऐसा मास होगा जो कि कैन कंबाइन, यहां पे लिखा हुआ है कैन कंबाइन, मैं एडिट कर दूंगा इस PDF को। ठीक है, थोड़ा सा एडिटर ने ये प्रिंटिंग मिस्टेक की हुई है। तो विच कैन कंबाइन और डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन है, ठीक है, 8 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, 127 ग्राम ऑफ आयोडीन और 12 ग्राम ऑफ कार्बन और 17 ग्राम ऑफ OH। याद रखना यहां पे और लगा हुआ है, मतलब अलग अलग रिएक्शंस होंगी, किसी में आयोडीन होगा, किसी में ब्रोमीन होगा, किसी में कार्बन होगा, किसी में ऑक्सीजन होगा। तो इन सब का एक यहाँ पे मास रख दिया है, जैसे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली उनका एटॉमिक मास है। तो इतना मास जब डिस्प्लेस करे तो वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे वाटर बना 2H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने 4 ग्राम H2 लिया था और 32 ग्राम जो है वो O2 लिया था। तो अब अपन को निकालना है वाटर का इक्विवेलेंट मास। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यदि तुम वाटर का इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना मास डिस्प्लेस करना है अपन को, करवाना है हाइड्रोजन का 1 ग्राम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो 4 ग्राम H2 है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके 36 ग्राम H2O बना रहा है। तो 1 ग्राम H2 जो है वो 9 ग्राम H2O बनाएगा, और यही तो डेफिनेशन है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सके। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर कितना वाटर बन रहा है, 9 ग्राम। तो
तो यहाँ पे जो वाटर का जो इक्विवेलेंट मास है वो कितना निकल के आएगा 9। ये किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। यदि तुम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी करोगे तो सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे 32 ग्राम O2 जो है ये H2 के साथ कंबाइन करके 36 ग्राम वाटर बना रहा है, तो 8 ग्राम O2 जो है ये 9 ग्राम ऑफ H2 जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो वाटर का इक्विवेलेंट मास विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन भी देखोगे तो तुम्हारा 9 ही आएगा। सो आई होप यू आर गेटिंग कि जो इक्विवेलेंट मास होता है ये कुछ नहीं बल्कि एक डेफिनेशन बनाई साइंटिस्ट ने कि बस इतने जो एलिमेंट्स हैं इनको डिस्प्लेस करने के लिए कितना मास चाहिए किसी भी सब्सटेंस का, वही मास जो है वो उसका इक्विवेलेंट मास हो जाता है। लेकिन तुम्हें बस फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, यदि मैं ग्राम इक्विवेलेंट मास की बात करूं तो इक्विवेलेंट मास जो होता है बस उसके आगे जी लगा देना, ग्राम कर देना, तो वो ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है। निकालते कैसे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, लेकिन फॉर्मूला जो होता है वो है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट और वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। एक और तरीका होता है वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है, इस तरीके से भी निकल आता है। अब ये एन फैक्टर क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखो जो एन फैक्टर होता है इसकी डेफिनेशन सब्सटेंस पर डिपेंड करती है कि तुम एसिड की बात कर रहे हो या फिर बेस की बात कर रहे हो या फिर सॉल्ट्स की बात कर रहे हो। तो अलग अलग जो रिएक्शन है अलग अलग सब्सटेंस के लिए एन फैक्टर अलग अलग होगा। जैसे यदि मैं एसिड्स की बात करूं तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस मॉलिक्यूल होंगे वही उसका एन फैक्टर हो जाता है। और यही जो डेफिनेशन है वो बेसिसिटी की भी होती है। देखो एसिड्स के लिए अपन बेसिसिटी डिफाइन करते हैं और बेस के लिए एसिडिटी डिफाइन करते हैं। बेस के लिए जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयंस मॉलिक्यूल, मतलब OH- आयन कितने रिप्लेस हुए हैं वही उसका एन फैक्टर होता है और यही बेस की एसिडिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है 1 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं सॉल्ट्स की बात करूं तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन रिएक्टिंग वही उसका एन फैक्टर हो जाता है। जैसे NO2SO4 है तो इसमें SO4 2 नेगेटिव है तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पे आयन पे जो चार्ज है वो कितना है 2 नेगेटिव। यदि रेडॉक्स रिएक्शन की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन्ड पर मॉलिक्यूल जो होता है वो उसका होता है। जैसे तुम्हारी यदि ये रिएक्शन हो रही है Fe2 पॉजिटिव और प्रोडक्ट साइड यदि तुम्हारा Fe3 पॉजिटिव बना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितने हुए 3 - 2 जब तुम करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इस रिएक्शन में एन फैक्टर आपका 1 हो जाएगा। और यदि एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो तुम्हें सिंपल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ये है तुम्हारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, वही तुम्हारा एन फैक्टर होगा फॉर एलिमेंट्स। देखो ये जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है और जो एन फैक्टर है ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन में फिर से आएगा, तो आप वहां पे भी इसको डिटेल में समझ लेना। तो चलो अब इसके बाद बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। याद रखना इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेंस और एडवांस में एम्पेरिकल फॉर्मूला पे, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यदि मैं केमिकल फॉर्मूला की बात करूं तो सोज एलिमेंट्स एंड देयर नंबर इन अ कंपाउंड। जैसे वाटर का H2O है तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये शो कर रहा है, साथ ही में नंबर भी शो कर रहा है कि हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 है। इसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। जैसे CH2O है तो पहले तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, एम्पेरिकल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। जैसे यदि तुम ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल उठाओगे तो उसमें तुम्हें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलेंगे, तो ये उसका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यदि इसका तुम्हें सिंपलेस्ट नंबर निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो इसको तुम 6 से डिवाइड कर दो, तो कार्बन जो है वो 1 बचेगा, हाइड्रोजन आपके 2 बचेंगे और ऑक्सीजन भी आपका 1 बचेगा। तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाता है। तो याद रखना इसको तुम 6 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब एक नंबर से डिवाइड कर रहे हो। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय अ नंबर। ये नंबर क्या है, ये नंबर जो होता है ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बहुत सिंपल है। ये जो आपका मॉलिक्यूल है इसका मास निकाल लो। कैसे निकालोगे, कार्बन का मास 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 रखोगे मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे, प्लस ऑक्सीजन जो होता है 16 मल्टीप्लाई बाय कितने 6 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय करोगे, कार्बन का अगेन 12 इसमें मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस यहाँ पे देखो H2 मतलब 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 16 मतलब 1 ही है, तो ये हो जाएगा। इसको तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें n की वैल्यू मिल जाएगी इस केस में, जो कि 6 ही आएगी। तुम डिवाइड करके देख लेना। तो इस तरीके से तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला को तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखना इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं।
अच्छा, ये यहाँ पे क्या मेंशन है, थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या मेंशन है। देखो यहाँ पे आपको 3 एसिड मिल जाएंगे, H3PO2, H3PO3, H3PO4। ये आपके ट्राई बेसिक एसिड्स होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगेगा कि यहाँ पे H3PO2 में आपकी 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, H3PO3 में भी आपकी 3 एसिडिक हाइड्रोजन है और H3PO4 में भी आपकी 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। बट ऐसा नहीं है, आपको इनके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तब आपको ये पता चलेगा कि ऑक्सीजन के साथ केवल यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में केवल एक ही हाइड्रोजन कनेक्ट है, बाकी 2 फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट है। मतलब इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो केवल एक है और इसमें आपकी 2 है, इसमें आपकी 3 है। तो आपको एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। केवल मॉलिक्यूल देख के आप एसिडिक हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, या फिर OH कितने रिलीज होंगे, H+ कितने रिलीज होंगे पता नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। ये P ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स थे कुछ यहाँ पे। वापस आते हैं तो अपन निकालते हैं अब एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो कैसे निकालते हैं, स्टेप्स टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कंसीडर करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आपको एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है जिसमें कार्बन जो है वो आपका 52.96% में है और जो ऑक्सीजन है वो आपका 47.0% में है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपको एक ऐसे कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है जिसमें कार्बन का परसेंटेज 52.96 है और ऑक्सीजन का परसेंटेज 47.04% है। तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है, टेक दी मास परसेंटेज सेम एज मास ऑफ एटम्स। जो मास परसेंटेज है इसी को तुम ग्राम में कन्वर्ट कर, मतलब यही ग्राम है, 52.96% नहीं, 52.96 ग्राम मान लो। ऐसे 47.04% नहीं, बल्कि इसको ग्राम मान के चलो। पहला रूल यही है कि ग्राम मान लो। फिर इसके बाद मोल्स ऑफ कार्बन निकालो और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स निकालने के लिए यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 16 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो तुम्हारे निकल आएंगे। जैसे ही तुम्हारे मोल्स आ जाएं तो जो सबसे कम वाला जो लीस्ट नंबर है मोल्स का, उससे तुम डिवाइड कर दो। डिवाइड ऑल द नंबर्स ऑफ मोल्स बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। याद रखना, जो सबसे छोटा नंबर है मोल्स का उससे डिवाइड करोगे और तुम्हें एक इंटीग्रल रेशियो चाहिए है। तो जब यहाँ पे तुम 2.94 से 0 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है, तो यहाँ पे 1.5 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, लेकिन ये 1.5 इंटीग्रल नहीं है। तो इसको फिर से आप इंटीग्रल बनाने के लिए सबसे छोटे इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तुमने तो फिर ये तुम्हारा बन गया 3 और ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारा 2 बन गया। तो फाइनली जो कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा वो आएगा C3O2। तो ये तुम्हारे स्टेप्स होते हैं। इस पर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं मेंस में और एडवांस में। जो टॉप 75 PYQs है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं मोल की। देखो यार, चैप्टर जो है वो उसका नाम था मोल कॉन्सेप्ट और मोल की डेफिनेशन अब आ रही है। तो मोल क्या है? मोल भी एक यूनिट है, बाकी जैसी सारी यूनिट होती हैं। आपका मिनट हो गया, सेकंड हो गया, आवर हो गया, केजी हो गया, ठीक है, लेंथ में आपका मीटर हो गया, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो ये जितनी यूनिट है वैसी ही एक यूनिट आपकी मोल होती है। जैसे जब आप केले लेने जाते हो तो आप 1 दर्जन केले लेके आते हो जिसमें आपको 12 केले मिलते हैं। तो आप दुकानदार से ये भी कह सकते हो कि मुझे 1 मोल केले दे दो, ठीक है। तो 1 मोल केले में कितने आएंगे केले? आपके आ जाएंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। जैसे यहाँ पे 12 डिफाइन है, वैसे यहाँ पे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिफाइन है। जैसे यदि बात करें कि 1 मोल पार्टिकल मतलब 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। तो मोल भी एक यूनिट है जैसे बाकी सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो इसी ये जो फिक्स नंबर है, जैसे यहाँ पे फिक्स नंबर 1 दर्जन में 12 है, वैसे यहाँ पे एक फिक्स नंबर ये है, तो इसको अपन बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं मोलर वॉल्यूम की। तो मोलर वॉल्यूम क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट अ डिफाइंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो वॉल्यूम होती है गैस की वो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और ये आपका प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो पहली चीज तो अपन ने यहाँ पे एसटीपी कंडीशन डाल दी है, ठीक है। एसटीपी कंडीशन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 273.15 केल्विन पर, और जो प्रेशर रहेगा वो 1 atm रहेगा। ये एसटीपी कंडीशन है, याद कर लो। तो एसटीपी कंडीशन पर 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम होती है उसको अपन मोलर वॉल्यूम बोलते हैं।
और यदि एसटीपी पे ना निकालने आए, किसी और कंडीशन पर निकालने के लिए आ जाए, जैसे टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस दे दे और जो प्रेशर है वो आपका 5 atm दे दे, तब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अपन PV इक्वल्स टू nRT लगा देंगे। PV टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर और फिर वॉल्यूम यदि निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स यदि पता होंगे तो निकाल देंगे। और R की जो वैल्यू है ये आपकी डिफरेंट होती है, आप यहाँ पे देख लो, डिपेंडिंग ऑन की कौन सी यूनिट आप यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से आप R की वैल्यू याद कर लो, लाइक R इक्वल्स टू 8.314 SI यूनिट में होती है, 10-2 है तो ATM यहाँ पे यूज करोगे, क्योंकि प्रेशर की SI यूनिट पास्कल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि कैलोरीज में बात करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाता है। तो ये आपको R की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये भी एक फॉर्मूला है डेंसिटी के फॉर्म में, कुछ नहीं होता है, आपका वॉल्यूम जो है वो यहाँ नीचे आ जाता है और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स को आप मास अपॉन मोलर मास भी लिख सकते हो। और यहाँ पे ये वॉल्यूम थी मल्टीप्लाई RT था, तो मास अपॉन वॉल्यूम जो है ये यहाँ पे डेंसिटी हो जाता है। तो ये डेंसिटी RT हो जाएगा डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, M मोलर मास है और D यहाँ पे डेंसिटी है। तो ये चीज भी आप याद कर लेना। इसके बाद बात करते हैं मोल्स कैलकुलेशंस की। डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये मोल कैलकुलेशंस आप ध्यान रखो। सबसे पहले यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो जितने भी आपके नंबर वहां पे गिवन है उसको आप 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से डिवाइड कर दो। जैसे वहां उन्होंने दिया हुआ 10⁻50 पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो इसको यदि तुम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स में डिवाइड हो जाएंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है। या फिर उसको मास दिया हुआ है तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, या फिर वॉल्यूम दी हुई है तो जो भी वॉल्यूम है उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, तो भी मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर ऑब्वियसली PV इक्वल्स टू nRT, अभी अपन ने पढ़ा हुआ था PV इक्वल्स टू nRT। तो यदि तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए है यहाँ से तो RT जो है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट आपका बना दिया है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल है, समझाया हुआ है मैंने सब कुछ। नंबर ऑफ मोल्स यदि तुम्हें निकालना है, गैस दी हुई है तो 22.4 से डिवाइड कर दो तो ये निकल आएगा, और यहाँ से यहाँ जाना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना। सेम यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो n से डिवाइड कर दो तो ये निकल आएगा। सेम यहाँ पे जो मास यदि आपको गिवन है तो मोलर मास से आप डिवाइड करो तो ये निकल आएगा, और ये गिवन है तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल आएगा, ठीक है। तो ये भी नोट्स में बढ़िया तरीके से मेंशन है, आप क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हो। और क्वेश्चन आपको करने हैं टॉप 75 PYQs, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो 5 से 6 लॉज है और बहुत सिंपल है, समझ लो, क्वेश्चन भी आप पर आराम से बन जाएंगे यदि आपने समझ लिया। सबसे पहला जो लॉ आपका आता है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कोई भी रिएक्शन है, यदि आपकी A+B जो है, यदि आपका C+D जो है वो फॉर्म होता है, तो यहाँ पे जितना भी मास है, ठीक है ना, समेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड वाला मास जो है ये बराबर होगा आपका समेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड वाला मास। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। अपन ने वैसे भी जो थ्योरी पढ़ी थी, डाल्टन्स थ्योरी, उसमें ये ऑलरेडी मेंशन था कि रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है, ना तो एटम आपके क्रिएट होते हैं ना ही आपके डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये मास बहुत ज्यादा सिंपल है यहाँ पे। अच्छा, जे ट्रैप जो है यहाँ पे डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर E इक्वल्स टू mc² अप्लाइज एंड मास डिफेक्ट अकर। जैसे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, लेकिन जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है वहां पे मास डिफेक्ट आता है। जब आप फिजिक्स में एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ोगे तो वहां पे एक मास डिफेक्ट नाम का कॉन्सेप्ट होता है। E इक्वल्स टू mc² आप वहां पे अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली ये वहां पे अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद यदि मैं सेकंड लॉ की बात करूं तो ये है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या बोलता है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंबाइंस exactly the same proportion of elements by weight regardless of the source। मतलब जैसे वाटर है तो वाटर जो है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है 1:8 में। तो अब आप वाटर किसी भी सोर्स का उठा लो, ठीक है ना, किसी भी सोर्स का, चाहे मेरे घर का पानी हो चाहे तुम्हारे घर का पानी हो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा। ये वही बोल रहा है कि कोई भी सोर्स हो, एवरी सैंपल ऑफ वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा। इसके बाद यदि मैं बात करूं, अच्छा जे ट्रैप जो है वो भी देख लो, फेल्स इफ डिफरेंट आइसोटोप्स आर यूज। ऑब्वियसली यदि आइसोटोप्स अलग अलग है तो फिर ये जो लॉ है ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ड्यूटोरियम है और यहाँ पे आपका ये H2O है, ठीक है, D2O और यहाँ पे H2O। इसके बाद अब बात करते हैं थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। तो ये क्या बोलता है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज
टू फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे आपको भी पता है कि यदि H2 को तुम O2 के साथ कंबाइन करोगे तो ये तुम्हें वाटर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे तुम 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, ये वाटर मिल गया। लेकिन एक और चीज आप जानते हो कि H2 जो है वो O2 के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी फॉर्म करता है, H2O2, ठीक है। तो मतलब 2 कंपाउंड आपके मिलकर 2 अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब ये कंबाइन होंगे तो ये भी एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। मतलब इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा और फिर इनका तुम रेशियो निकालोगे तो वो भी आपका सिंपल होल नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे 1:8 है और यहाँ पे 1:16 है और दोनों का यदि आप निकालोगे तो एक होल नंबर आ रहा है जो कि यहाँ पे 2 है। अब इसके बाद बात करते हैं लॉ नंबर 4 की, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये क्या बोलता है, इफ एलिमेंट ए कंबाइन विद एलिमेंट बी, मतलब एलिमेंट ए को बी के साथ यदि कंबाइन किया जाए एंड ऑल्सो विद सी, मतलब ए को फिक्स कर दिया है, ए को बी के साथ कराया और ए को सी के साथ कराया और कुछ भी फॉर्म हो रहा है, एंड देन इफ बी एंड सी कंबाइन टुगेदर, अब बी और सी को साथ में कंबाइन करा दिया, ठीक है। तो होता क्या है मैं बता रहा हूं, इन्होंने ए का जो मास है वो फिक्स कर दिया है, लेकिन बी का मास बी के साथ फिर रिएक्ट कराया और सेम ए के मास को सी के साथ रिएक्ट कराया और फिर इन दोनों एलिमेंट को आपस में रिएक्ट कराया। तो होगा क्या कि इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो लेट्स अज्यूम R1 है, ठीक है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इन दोनों का जो रेशियो है, जब इन दोनों का तुम रेशियो लोगे तो ये भी एक सिंपल होल नंबर होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये था आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इसके बाद बात करते हैं लॉ नंबर 5 की, जो है आपका गे-ल्यूजाक्स लॉ, द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो यदि आप इस लॉ को पढ़ोगे, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट गैसेस BR आर सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। यहां पे याद रखना BR आर सिंपल होल नंबर रेशियो। और इसको समझना भी बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि देखो यहां पे जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो इन्होंने सेम कर दिया है। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेगा तो यहां रिएक्टेंट साइड जितनी वॉल्यूम होगी, लेट्स टेक H2 जो है वो 100 ml लिया हुआ है और O2 जो है वो 50 ml लिया हुआ है। तो अब प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 150 ml बनेगा, ठीक है। और जब आपका वॉल्यूम भी सेम आएगा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड वो भी बराबर होंगे। अभी आप अवोगाड्रो लॉ में भी वही पढ़ोगे। तो जब आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बराबर है तो ऑब्वियसली जब आपस में रिएक्टेंट्स को तुम डिवाइड करोगे, जैसे इनके जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो वो आपका सिंपल होल नंबर रेशियो ही आएगा, ठीक है। तो ये गे-ल्यूजाक्स लॉ था। अच्छा, एक और चीज है कि जब अपन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसके लिमिटेशन में अपन ने ये पढ़ा था कि वो गे-ल्यूजाक्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उनकी जो थ्योरी है, क्यों नहीं कर पाए कि क्योंकि वहां पे जो कॉम्बिनेशन हो रहा था वो एटम्स का हो रहा था, लेकिन गैसेस जो है वो एटम के फॉर्म में कंबाइन नहीं होती, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कंबाइन होती है। H2 और O2 कंबाइन होगा तो ऑब्वियसली उनके जो कोफिशिएंट है वो होल नंबर रेशियो में मिलेंगे ही नहीं यदि तुम सिंगल H और O को कंबाइन कराओगे। बट होता क्या है, H2 और O2 तुम्हारी जो है वो कंबाइन होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल की बात ही नहीं की थी उन्होंने सिर्फ एटम्स की बात की थी। और अभी हाइपोथेसिस जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं लास्ट लॉ, आपका जो 6th लॉ है वो है आपका एवोगाड्रोस लॉ। बहुत सिंपल लॉ है। इसमें क्या बोला गया है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे मान के चलो ये आपका कंटेनर A है और ये आपका B है और इसमें आपकी गैसेस जो है वो फिल है, लेकिन सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर है। यदि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर है तो इस कंटेनर की जो गैस है, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, नंबर ऑफ मोल्स A और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है, ये दोनों बराबर होंगे। और ये बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि अपन जानते हैं PV = nRT है। अब वॉल्यूम भी आपकी सेम है, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, R तो पहले से कांस्टेंट है ही, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी आपके बराबर ही होंगे। तो चलो अब इसके बाद बात करते हैं डाल्टन्स थ्योरी एज मॉडिफाइड बाय एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। देखो याद रखना, NTA असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में ऐसे चीजें पूछ सकता है, इसलिए मैंने बिल्कुल हर चीज कवर की है। अच्छा, एक और चीज़ है यार, वीडियो यदि हेल्पफुल लग रही हो, ठीक है, आपको यदि मजा आ रहा हो, यदि आपको लग रहा है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन में हेल्प हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
कमेंट भी कर देना कैसी लगी टीचिंग स्टाइल, और कुछ और यदि इंप्रूवमेंट चाहिए है तो वो भी कमेंट में बता देना। और एक और नया ऑप्शन आया है वो है हाइप का, तो हाइप भी कर देना इस वीडियो को, ठीक है, लाइक कर देना। तो अब बात करते हैं कि जो डाल्टन्स थे उनकी जो थ्योरी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस थे, तो अब क्या किया, अवोगाड्रो जो है वो उनको सही करेंगे। कैसे? सबसे पहला जो पॉइंट है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एटम, जो बिल्कुल सही है, इन्होंने भी बताया था। लेकिन आगे पढ़ो, एटम्स मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, इन्होंने बोला था कि एटम ही एग्जिस्ट करता है, डाल्टन्स ने, लेकिन एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एटम मे हैव और मे नॉट हैव एग्जिस्टेंस, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और ये बिल्कुल सही भी है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो है ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये होता है कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन फॉर्म में फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद सेकेंड यदि पॉइंट पढ़ोगे, द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस element or a compound which can exist in free state and possesses all the physical and chemical properties of the substance are called molecules, ठीक है। ये चीज है जो अल्टीमेट पार्टिकल, मतलब जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, वो याद रखना सिंगल एटम नहीं होता है, मतलब सेम ही है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हाइड्रोजन गैस है तो वो H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो H2 के फॉर्म में करता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के गैस में, और ये डाल्टन ने तो बिल्कुल बात नहीं की थी, ठीक है ना, इसलिए गैलोजाक्स लॉ भी फेल हुआ था। इसके बाद आगे यदि बढ़ें तो आपकी कुछ मोनो एटमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सोडियम है, जिनॉन हो गया, हीलियम हो गया, ये आपके मोनो एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डायएटमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो O2 N2 H2 हो गया। पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये H2O के फॉर्म में, और ये BH3 के फॉर्म में बोरोन जो है वो एग्जिस्ट करती है। पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो फर्दर क्लासीफाई हो सकते हैं आपके होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स में, जिसमें आपका O2 H2 O3 ओजोन आ गया, सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फ्रीली, ठीक है। इसके बाद हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H3O हो गया, आपका SO3 हो गया, NO2 हो गया, ये आपके हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल्स हो गए, मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में फ्रीली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ऑफ अ सब्सटेंस वो डिसाइड होती हैं। थर्ड पॉइंट यदि आप देखोगे, केमिकल रिएक्शंस आर रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और NaCl में एक नया बॉन्ड जो है वो बना हुआ है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है, ठीक है, नाइदर एटम क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल कंजर्व रहता है, और जो बॉन्ड्स होते हैं उनका ब्रेकेज होता है और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। अब अपन चैप्टर के एलिमेंट नंबर 3 पर आ चुके हैं, ठीक है। एलिमेंट 1 खत्म हो गया है, 2 खत्म हो गया है, अब आपका एलिमेंट 3 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अब बात करेंगे रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। तो कोई भी एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे ये आपकी एक रिएक्शन है, A जो है वो कोफिशिएंट है, A कैपिटल A प्लस B कैपिटल B गिव्स C कैपिटल C प्लस D कैपिटल D, ये आपकी एक जनरल रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो कोफिशिएंट है ABCD, ये क्या है, ये आपके रेशियो ऑफ मोल्स हो सकते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स हो सकते हैं यदि गैसेस हैं, और रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, जैसे आपकी कोई भी रिएक्शन है H2 प्लस O2 जो है वो यदि वाटर बना रहा है, इसको आप यदि बैलेंस करोगे तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट आपके नंबर ऑफ मोल्स भी आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स बोल दो, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल दो, ठीक है ना, मोल्स बोल दो, वॉल्यूम्स बोल दो, मॉलिक्यूल्स बोल दो, आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो। मेन चीज क्या है, ये जो ABCD है, ये जो कोफिशिएंट है, ये मासेस के रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करते। आप ये मत बोलना कि H2 का यहाँ पे 2 मास कंबाइन हो रहा है O2 के 1 मास के साथ, नहीं, आप क्या बोलोगे, 1 मोल कंबाइन हो रहा है O2 के 1 मोल के साथ, या फिर 2 वॉल्यूम कंबाइन हो रही है 1 वॉल्यूम के साथ, या फिर आपके 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है 1 मॉलिक्यूल के साथ, ये बोल सकते हो। मासेस यहां पे रिप्रेजेंट नहीं होते, मासेस बोलना गलत होगा क्योंकि मास कंबाइन नहीं होते इस तरीके से। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ये भी समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे आप न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो यदि आप ये समझ लोगे, क्योंकि मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट समझ लो तो क्वेश्चन को कैसे भी यदि ट्विस्ट किया जाए तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, द स्टोइकियोमेट्री अमाउंट ऑफ अ कंपोनेंट मे बी रिलेटेड एज दिस, ठीक है। जैसे मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए, जो कि यहाँ पे ए है, ये बराबर होगा मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ बी, ये भी बराबर होगा मोल्स ऑफ कोफिशिएंट सी
क्रिएटेड बोल सकते हो या प्रोड्यूस्ड बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय सी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ डी क्रिएटेड या प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट जो डी होगा ये। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूमेरिकल इस पर बन रहे होंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। सिंपल है, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो कोई भी रिएक्टेंट जो जल्दी खत्म हो जाएगा उसी को अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ये एक आपकी रिएक्शन दी गई है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के 8 मोल लिए हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के 5 मोल मैंने ले रखे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 5 मोल जो है वो हाइड्रोजन के 10 मोल से कंबाइन होगा, लेकिन अवेलेबल कितना है 8, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी एक और सरल तरीका है निकालने का, ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया है। सरल तरीका जो है वो सिंपल है, डिवाइड द गिवन मोल्स बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, द वन विद द लीस्ट वैल्यू विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे यहीं पे यदि मैं बात करूं तो O2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स है 5 और इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके कितने मोल्स है 8 और इसका जो कोएफिशिएंट है वो 2, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 आएगा, तो छोटी वैल्यू कौन है यहाँ पे 4, तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से भी आप लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हो। ये जो क्वेश्चन है आप ये देख लो, ये जेईई मेंस में भी पूछा गया है 2025 में और जेईई एडवांस में भी आया है। द ए अमाउंट ऑफ अ बेंजाइल अमीन इज सब्जेक्टेड टू डायजोटाइजेशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस टू लिबरेट डाइनाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द डाइनाइट्रोजन गैस जनरेटेड इज 1.12 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। द अमाउंट ऑफ ए बताना है। तो जिस बच्चे ने ऑर्गेनिक की ये रिएक्शन लिख ली, यदि आपने ये रिएक्शन लिख ली होती वहां पर तो फिर क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, क्योंकि यदि आपको रिएक्शन लिख के ये पता चल जाता कि जो N2 है उसका 1 मोल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जब आप यहाँ पे जो अपन ने ये बेंजाइल अमीन ली थी, ये जब आप 1 मोल लोगे मतलब इसको बैलेंस कर लोगे, ठीक है, तो इसका यदि 1 मोल लिया है तो ये भी आपका यहाँ पे 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो बस सिंपल आपको क्या करना था, N2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, जो कि यहां से आप निकाल सकते हो। 1.12 को आप 22.4 से डिवाइड कर देना। जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, तो इसके जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही तो आपके बेंजाइल अमीन के होंगे, मतलब ए के होंगे। तो बस इस यहाँ से मोल्स निकलेंगे और मोल्स जैसे ही निकलेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पे मास निकल आता। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था यदि आपने कॉन्सेप्चुअली हर एक चीज को समझा होता। अब इसके बाद बात करते हैं परसेंटेज यील्ड की। तो देखो, जब भी लेबोरेटरी में आपकी कोई भी रिएक्शन होती है तो जो अपन को उस रिएक्शन की जो यील्ड है वो कभी भी 100% नहीं होती है, क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। थ्योरेटिकली यदि अपन कुछ भी चीज डिफाइन कर रहे हैं कि इतना आना चाहिए, वो प्रैक्टिकली कभी उतना नहीं आता है, आप समझ सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वेस्टेज आपका होगा ही होगा। तो आपका जो परसेंटेज यील्ड होता है ये होता है आपका एक्चुअल यील्ड, मतलब जब आपने जो प्रैक्टिकल किया और जो यील्ड आपको मिली वो डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकली, मतलब आपने जो थ्योरेटिकली जो है प्रेडिक्ट की थी वो यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है। इसके बाद एक और टर्म है आपका परसेंटेज प्योरिटी। ये क्या होता है, मेजर ऑफ हाउ प्योर अ सब्सटेंस इज और द लेवल ऑफ इम्प्योरिटी इन अ सब्सटेंस। देखो, कोई भी जैसे सैंपल होता है तो उसमें आपकी इम्प्योरिटी होती ही होती है, तो इसके लिए अपन एक परसेंटेज प्योरिटी टर्म जो है वो डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है आपका एक्चुअल मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल। ठीक है ना, सैंपल में जो भी कंपाउंड है उसका मास यहाँ पे रखो एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास रख दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। सिंपल ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लो, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यदि आएंगे तो यार अब फाइनली अपन एलिमेंट 4 पर आ चुके हैं, जिसमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। चैप्टर जो है वो एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। याद रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूमेरिकल्स यहाँ से काफी बनेंगे और सिंपल भी है। और अच्छी बात ये है कि आगे जब आप सॉल्यूशंस पढ़ोगे तो उसमें भी इन सब का यूज होगा। तो यहाँ पे पढ़ लो या फिर वहां पे पढ़ोगे, बात एक ही है। अभी पढ़ लोगे तो फिर केमिस्ट्री और अच्छे से थोड़ी समझ में आएगी। इनको समझने के लिए सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन को समझो। देखो, सॉल्यूशन में जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो ऊपर से डालते हो, कम मात्रा में होता है, कम अमाउंट में होता है, उसको आप सॉल्यूट बोलते हो। और दोनों मिलाकर आपका सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने
पानी में नमक डाल दिया तो नमक सॉल्यूट हो जाएगा और जो पानी है वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और नमक और पानी का कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन बना रहा है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यदि निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। अभी जब आप फॉर्मूला पढ़ोगे ना तो सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो आपका होना चाहिए कि उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट यूज हुआ है या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूला में सॉल्यूट को मैंने कंपोनेंट भी बोला है, तो ये सेम ही चीज है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूट या फिर कंपोनेंट। तो अब चलो फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है मास परसेंटेज। तो सिंपल है, आपको मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो ये आपका निकल आएगा वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसको आप मास परसेंटेज भी बोलते हो। इसके बाद सेकंड है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट या फिर कंपोनेंट बोल दो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 ले लेना। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, आप ml में भी खेल सकते हो, आप यहाँ पे लीटर में भी खेल सकते हो, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास आप सॉल्यूट का लोगे या फिर कंपोनेंट का लोगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज बाय मोल, तो मोल ऑफ सॉल्यूट लोगे डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपका परसेंटेज बाय मोल निकल आएगा। पार्ट्स पर मिलियन की यदि मैं बात करूं, सिंपल है, बस डेफिनेशन पर फोकस करो, उसका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यदि मैं पार्ट्स पर मिलियन की बात करूं तो मिलियन में ऑलरेडी 10⁻⁶ होती है, तो एक पार्ट तो अपना कंफर्म हो गया। तो ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन ही आ रहा था, इसमें है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये मल्टीप्लाई कर देना 10⁻⁶ से, तो ये होता है पार्ट्स पर मिलियन ppm। ठीक है, इसको अपन ppm भी लिखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है स्ट्रेंथ का। तो जो स्ट्रेंथ होती है उसको अपन ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करते हैं। ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूट को तुम ग्राम में रखोगे और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को तुम लीटर में रखोगे, तो ये तुम्हारा निकलता है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है, और अभी अपन रिलेशन भी देखेंगे स्ट्रेंथ और फ्रैक्शन का, तो ये चीज याद रखना कि स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। इसके बाद यदि मैं बात करूं फ्रैक्शन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट वैसे आपका मोल फ्रैक्शन होता है, ये भी आप पढ़ लो। मास फ्रैक्शन क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट या फिर सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें सिंपल है, ये m1 है, लेट्स अज्यूम सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है m1 m2 m3, तो सम कर दोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा। इसके बाद वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, मतलब यदि तुम्हें वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 निकालना है तो वो कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि तीनों कंपोनेंट के वॉल्यूम को ऐड करके आ जाएगी। सिमिलरली यदि मोल फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो मोल फ्रैक्शन यदि तुम्हें कंपोनेंट 1 का निकालना है तो ये हो जाएगा मोल ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। और यदि मोल्स फ्रैक्शन तुम्हें कंपोनेंट 2 का निकालना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 जो है वो कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ 2 जो है वो ऊपर रखोगे, अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका निकल आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। बस आप इनको याद कर लो एज इट इज, फॉर्मूला में लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं मोलारिटी की। तो मोलारिटी बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ नहीं है, ये तो याद कर ही लो, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम यदि 1 लीटर ली जाए किसी भी सॉल्यूशन की तो उसमें कितने मोल्स हैं, उसी को अपन उस सॉल्यूशन की मोलारिटी बोलते हैं। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलारिटी हो गई। इसके बाद अब थोड़े से मोलारिटी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले डाइल्यूशन इफेक्ट यदि देखें तो देखो, जैसे ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें तुमने पानी डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो इसकी जो फाइनल मोलारिटी है वो कितनी होगी। तो जब तुमने इसको डाइल्यूट किया है तो जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स थे और इसमें जितने थे वो बराबर ही होंगे। और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं अपन को भी पता है, मोलारिटी को यदि तुम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकल के आएंगे, क्योंकि मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यदि वॉल्यूम को इस तरफ तुम ले जाओगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, और ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो इनिशियल मोलारिटी और इनिशियल वॉल्यूम, और यहाँ पे तुम डाल सकते हो फाइनल मोलारिटी और फाइनल वॉल्यूम। इन दोनों को बराबर करोगे तो जो फाइनल मोलारिटी आएगी वो आपकी आ जाएगी MI VI डिवाइडेड बाय V फाइनल। ठीक है,
तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो मोलारिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। कॉन्सेप्चुअली समझो, बाकी सब हो जाएगा। सेम यदि आपका मोलारिटी ऑन मिक्सिंग ऑफ टू मोर कंपोनेंट है तो यही है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं और ये आपकी फाइनल वॉल्यूम लिखी हुई है। बस आपको डिवाइड करना है तो फाइनल मोलारिटी आपकी आ जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो मोलारिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि तुम्हारा टेम्परेचर तुम वेरी करोगे तो मोलारिटी भी आपकी अलग अलग होगी, क्योंकि टेम्परेचर पर मोलारिटी क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि मोलारिटी जो होती है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है और वॉल्यूम जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ऑब्वियसली। इसलिए आपकी मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अभी मोलालिटी पढ़ेंगे वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इसके बाद यदि मोलालिटी की बात करें तो मोलालिटी याद रखना, इसमें नीचे अपन लेते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका होता है मोलालिटी। और जो मोलालिटी होती है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि जब आपने मोलारिटी पढ़ा था तो नीचे इसमें वॉल्यूम थी, तो वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट था, लेकिन यहां पे नीचे क्या है, वेट है, और वेट टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। इसलिए आपकी जो मोलालिटी है वो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। अब थोड़े से अपन जो कंसंट्रेशन टर्म्स अभी आपने पढ़े हैं इनमें रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है आपका फ्रैक्शन और जो मास परसेंटेज है उसमें। तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, सिंपल, उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 ही करना था। इसके बाद जो मोलालिटी होती है वो मोलारिटी से किस तरीके से रिलेट होती है, यदि डेंसिटी दी हो वो इस तरीके से होती है, मोलालिटी 1000 मल्टीप्लाई मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000, ये डेंसिटी है, माइनस कैपिटल M अपॉन M1, और ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसी तरीके से ये जो सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं यदि तुम्हें याद करना है तो कर लेना, क्योंकि मेंस में थोड़ा स्पीड भी मैटर करती है और एज इट इज आपके यूज हो रहे होंगे। बाकी यदि कॉन्सेप्ट आपने समझा है तो न्यूमेरिकल आप बना भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बिल्कुल टर्म सहित ये बिल्कुल नोट्स पर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टर्म भी लिख दूंगा जिससे आपको और हेल्प हो जाएगी, आपके नोट्स तैयारी हो जाएंगे। और हाँ, नोट्स आप लोगों को नहीं बनाना है, यही नोट्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, इनका प्रिंट आउट निकलवा लेना। तो मैं यहाँ पे टर्म्स भी मेंशन कर दूंगा इन रिलेशंस के। ठीक है, जैसे मोलालिटी जो है मोल फ्रैक्शन से किस तरीके से रिलेट हो सकती है, इस तरीके से, मोलालिटी इक्वल्स टू 1000 टाइम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 और M2, ये मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 2 हो जाएगा। सेम यदि इसी तरीके से देखोगे तो जो मोलालिटी है वो मास फ्रैक्शन से भी इस तरीके से रिलेट हो सकती है। ये आपका मास फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाय 1 माइनस मास फ्रैक्शन, और ये आपकी मोलालिटी है। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन यदि आप देखोगे तो इसमें आपकी डेंसिटी का यूज होगा। ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 है, ये आपका मोलारिटी ऑफ M1 है और ये मोलारिटी ऑफ M2 है, और ये आपकी मोलालिटी है। ठीक है, इसके बाद रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी अपन ने पढ़ी थी और मोलारिटी पढ़ी थी। तो जो मोलारिटी होती है वो स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होती है। बिल्कुल डरना नहीं है, नीचे जाना, बढ़िया तरीके से फॉर्मूले लिखे हुए हैं, समझ लेना, समझ के करोगे तो बहुत जल्दी ये याद हो जाएंगे। और याद नहीं भी करोगे कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिए तो इनको आप फटाफट ड्राइव भी कर सकते हो। अब इसके बाद यदि नॉर्मालिटी की बात करें तो नॉर्मालिटी क्या होता है, नॉर्मालिटी होता है आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मोलारिटी पढ़ा था, मोलारिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नॉर्मालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब बात आती है इक्विवेलेंट क्या होता है, तो जो इक्विवेलेंट होता है ये होता है आपका मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यदि मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल आएगा। तो इस तरीके से अपन जो है इक्विवेलेंट निकाल के नॉर्मालिटी जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, यदि तुम यहां पे रखोगे नॉर्मालिटी जो है वो रखोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई एन फैक्टर और डिवाइडेड बाय यहां पे वॉल्यूम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगी तुम्हारी मोलारिटी। तो मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, यही तुम्हारी नॉर्मालिटी होती है। ठीक है, और अगेन यदि मिली इक्विवेलेंट देखना है तो ये एन भी हो जाएगा, इक्विवेलेंट 1000 से डिवाइड करके निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का जो 1000 है वो यहाँ पे डिवाइड होता है। और नॉर्मालिटी आफ्टर डाइल्यूशन यदि तुम्हें निकालना है तो वही, क्योंकि जब तुम डाइल्यूट करोगे ना तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे वो कांस्टेंट होंगे। जैसे वहां पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर थे जब मोलारिटी का डाइल्यूशन देख रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होंगे, तो अपन आराम से जो फाइनल नॉर्मालिटी होगी वो N1 N2 डिवाइडेड बाय V2 करके निकाल देंगे। ठीक है,
तो ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म थी। बस अब आपको दो टॉपिक और पढ़ने हैं, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम एंड इसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और ये दोनों टॉपिक जो हैं बच्चों को थोड़े टफ लगते हैं, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं, अभी आपके दिमाग में बिल्कुल चढ़ जाएगा। सबसे पहले यदि मैं परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम की बात करूं तो पहले ओलियम को समझो। ओलियम क्या है? कुछ नहीं है, ये H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 का एक मिक्सचर है। SO3 फ्री आयंस जो है उसका एक मिक्सचर होता है H2SO4 SO3। सिंपल ये समझ सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 जब डिसॉल्व हो तो ये पूरा जो है ये आपका ओलियम कहलाता है। इससे क्या बनेगा? इस ओलियम से, इस मिक्सचर से अपन H2SO4 जो है वो बनाते हैं। ये चीज आप समझ लो, ठीक है? ये मिक्सचर है, इससे H2SO4 अपन को बनाना है। अब देखो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यदि आपने लेट्स अज्यूम दुकान से एक ओलियम का सैंपल लिया तो इस सैंपल पर लेवलिंग जो है वो मेंशन रहती है। जैसे लेवलिंग यदि मेंशन है 109%, ठीक है? ये ओलियम का एक सैंपल है और उस पर आपकी जो लेवलिंग है वो 109% मेंशन है। तो इसका क्या मतलब है कि यदि इस सैंपल का तुम 100 ग्राम उठाओगे तो इस 100 ग्राम सैंपल से मैक्सिमम 109 ग्राम H2SO4 जो है वो तुम बना सकते हो। मैंने क्या बोला था? ओलियम H2SO4 बनाने के लिए यूज होता है। अब तुमने सैंपल लिया, सैंपल पे 109% लेवलिंग थी, इससे तुम 100 ग्राम निकालो, उससे मैक्सिमम 109 ग्राम H2SO4 बनाया जा सकता है। अच्छा, कैसे 109? चलो ये भी देख लेते हैं। देखो 109 कैसे निकालना है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसमें अपन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं और वाटर कितना लेंगे, जो लेवलिंग है 109 और अपन ने सैंपल 100 ग्राम लिया था, सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहां पे आएगा 9 ग्राम, ठीक है? मतलब 9 ग्राम वाटर लेंगे। समझो बात को। होता क्या है कि जो SO3 होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है, ठीक है? और रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, और जब रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल H2SO4 बन रहा है। और वाटर अपन ने कितना लिया है? वाटर अपन ने लिया है 9 ग्राम, इसका मतलब आधा मोल लिया है। तो डेफिनेटली SO3 जो है वो भी आपका हाफ मोल होगा, ठीक है? हाफ मोल होगा 100 ग्राम सैंपल में। हाफ मोल का क्या मतलब है? आपका SO3 जो होता है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो आपका 80 होता है। तो हाफ यहां पे यदि करोगे तो ये होगा आपका 40 ग्राम, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अपन ने सैंपल कितना लिया था? 100 ग्राम, और उसमें जो आपका SO3 है वो कितना है? 40 ग्राम। तो मतलब ये है कि आपके पास 100 में से यदि आप जो 40 ग्राम आप SO3 जो है वो हटा दोगे तो फिर आपका H2SO4 ही तो बचेगा पूरा 60 ग्राम, क्योंकि सैंपल में तो सिर्फ दो चीजें हैं, H2SO4 है और SO3 है। यदि 40 ग्राम SO3 हटाओगे 100 से तो अब 60 ग्राम आपका H2SO4 बचेगा। अच्छा, यहां पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो जो H2SO4 इस रिएक्शन से बना है वो कितना बनेगा? वो बनेगा इसका मोलर मास जो कि 98 होता है। सिंस यहां पे हाफ मोल ही चल रहा है पूरा, तो इससे हाफ करोगे तो ये 49 आ जाएगा। तो बस आपको ये 60 तो पहले से प्रेजेंट था और वाटर की रिएक्शन से 49 और बना है, तो ये टोटल 109 ग्राम हो गया। मतलब 60 पहले से था, वाटर जब रिएक्ट करेगा 9 ग्राम तो 49 बनेगा, तो टोटल 109 बन सकता है। तो यही मैक्सिमम H2SO4 है जो बनेगा फ्रॉम दिस 109 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल। तो मेरे हिसाब से आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट यदि समझ लिया है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। होता क्या है इसमें, देखो आपका जो H2O2 है, तुमने H2O2 का 1 लीटर सैंपल लिया है, याद रखना 1 लीटर। तो 1 लीटर सैंपल ऑफ H2O2 कितनी वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस करेगा? जितनी वॉल्यूम करेगा वही उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। देखो बेसिकली होता क्या है, जो H2O2 होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होता है और O2 में कन्वर्ट होता रहता है। तो अपन इसलिए इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। और कैसे निकाला? 1 लीटर H2O2 लिया तो कितना वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस करेगा वही उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गई। और इस रिएक्शन के थ्रू ये जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता रहता है। यहां पे यदि आप नोट करोगे तो यहां पे ध्यान से देखो, 1 मोल H2O2 जो है वो आपका आधा मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है? अब समझो, लेट्स अज्यूम यहां पे अपन ने H2O2 के नंबर ऑफ मोल्स n ले लिए, तो यहां पे इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो n/2 हो जाएंगे, क्योंकि आप रिएक्शन तो यहां पे देख ही रहे हो। अच्छा, अपन ने इसकी जो वॉल्यूम ले रखी है वो तो 1 ही लीटर ले रखी है, तो यदि मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं,
मतलब जो कि 1 है, यदि मैं इसको 1 से डिवाइड कर दूं तो ये तो मोलारिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मोलारिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है बल्कि नंबर ऑफ मोल्स ही है। क्यों नंबर ऑफ मोल्स है? क्योंकि वॉल्यूम आपकी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी तो रख सकता हूं कि यहाँ पे n/2 जो है ये मोलारिटी बाय 2 है, ये मोलारिटी ऑफ H2O2 है, याद रखना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलारिटी ऑफ H2O2 बराबर है, क्योंकि अपनी वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है। 1 से डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे जो O2 की जो वॉल्यूम बनेगी उसको यदि तुम नंबर ऑफ मोल्स में निकालना चाहो तो वॉल्यूम को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, यदि तुम 22.4 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 एट एसटीपी, ये तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स है। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स अपन पहले ही निकाल चुके हैं, ये हो जाते हैं मोलारिटी H2O2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 है, तो इससे जब तुम कैंसिल करोगे तो ये 11.2 आएगा। इससे मल्टीप्लाई कर देना तो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगी वो तुम्हारी आ जाएगी मोलारिटी ऑफ H2O2 मल्टीप्लाइड बाय आपका 11.2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, जो मोलारिटी ऑफ H2O2 मल्टीप्लाई 11.2, यही तुम्हारी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, इसका एक और तुम फॉर्मूला निकाल सकते हो, वो फॉर्मूला नॉर्मालिटी के टर्म में निकाल सकते हो। देखो नॉर्मालिटी अभी अपन ने पढ़ा था, वो पढ़ा था मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। यहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पर 0 चार्ज है, तो जो चेंज इन चार्ज है वो कितना है तुम्हारा 1 यहाँ पे, और कितने ऑक्सीजन है 2। ठीक है, तो इसका मतलब एन फैक्टर यहाँ पे आपका आ गया 2। तो जो नॉर्मालिटी होगी वो होगी तुम्हारी मोलारिटी, ठीक है, ऑफ H2O2 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर 2। तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी? नॉर्मालिटी बाय 2। तो बस यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये जो मोलारिटी है ना यहाँ से इसको हटाओ और यहाँ पे तुम रख दो नॉर्मालिटी ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा नॉर्मालिटी मल्टीप्लाई, जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये 5.6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो तुम्हारा जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये तुम्हारा 5.6 मल्टीप्लाई नॉर्मालिटी ऑफ H2O2 भी होता है। ठीक है, तो नॉर्मालिटी के टर्म में भी तुम इसको याद कर सकते हो और मोलारिटी के टर्म में भी इसको तुम याद कर सकते हो। तो ये था आपका कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना। और प्रैक्टिस में आपको 50 शॉर्ट एग्जाम्पल्स लगाने हैं पहले, जिससे आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, और इसके बाद टॉप 75 PYQs फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स करने हैं। और ये जो दोनों हैं इनका आप एक्सेस ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार ये सीरीज जो है, इसकी पहली वीडियो थी, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कैसे लगी। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट लगता है, और ये मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में कर रहा हूं। तो यार आप बिल्कुल फ्री में एक प्रोसेस होती है सब्सक्राइब करना, वो जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।